अब हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के प्रैक्टिकल यूज़ की। हमेशा एक बात जो कि अक्सर आपको दूसरों से सुनने को मिलेगी, वो कहते हैं कि जनाब इंग्लिश तो अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, हमारा क्या काम है इंग्लिश से। तो मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि अच्छा इंग्लिश अंग्रेज़ों की ज़ुबान है तो आप अपनी ज़ुबान के अंदर महारत हासिल करके कुछ बन के दिखा दो। तो कहते हो जी उर्दू तो बस ठीक है जो भी है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान हमने कहाँ सीखनी है। अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख के मतलब वो हम किसी के ग़ुलाम बन जाएं। तो मैं आगे से ये बात कहता हूँ कि भाई कल्चर वाइज आप ग़ुलाम बन चुके, उनकी प्रोडक्ट वाइज आप ग़ुलाम बन चुके, ठीक है, उनकी तमाम आदतों को अपने अंदर घोल के ग़ुलाम बन चुके, आप हर चीज़ में उनके ग़ुलाम बन चुके। मानते नहीं हैं वो अलग बात है, तो अब अंग्रेज़ी में भी बन जाओ। आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि हमारी इस रिसर्च की दुनिया के अंदर आप अगर चाहो किसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करना, एक्सेप्ट कौमी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स उनके अंदर जिनमें होता होगा, करना चाहो अगर आप उनके अलावा किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो मुझे रिसर्च के अंदर आप इंग्लिश के अलावा रिसर्च करके दिखा दो। अब आपको कोई भी डाटा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड तो मिल सकता है, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड शाज़ो नादर ही मिलेगा। और अगर मिलने भी लगा होगा तो वो कहेंगे नहीं जी सॉफ्ट में तो नहीं पड़ा हुआ, ऑनलाइन तो नहीं पड़ा हुआ, आ जाएं ख़रीद लें, इतने लाख या इतने हज़ार रुपये दे दें और रिसर्च कर लें इसके ऊपर। तो मैं अब ये बात कहता हूँ कि इंग्लिश को जो ये समझते हैं कि इंग्लिश इसलिए याद की जानी चाहिए या इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए कि आप पढ़ लें, आप स्टडी अपनी कंप्लीट कर लें, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप इंग्लिश इसलिए पढ़ें कि आपने आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश के अलावा कोई और आपके पास हल नहीं है। एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ मैट्रिक पास किया है और उसके बाद किसी वजह से वो आगे प्रोफेशनल डिग्री की तरफ नहीं आ पाया, लेकिन उसके अंदर कोई काम करने का जज्बा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई इंग्लिश सीखो, और फिर उसके बाद जहाँ पे भी आप रिसर्च करोगे चैनल आपको इंग्लिश में नज़र आएंगे, जो आपको तहकीक बता रहे होंगे, रिसर्च बता रहे होंगे, आपको इंग्लिश आती होगी, तो आप बहुत जल्द आगे पहुँच जाओगे। पढ़े लिखे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आपके नीचे जॉब कर रहे होंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों ने, जब मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि जब हम किसी काम को करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम उसके बहाने तलाश करते हैं, और हमारा सबसे पहला बहाना वही मैंने आपको बताया कि ये तो अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, हमने पढ़ के क्या करना है, हमने इंग्लिश के अंदर आगे बढ़ के क्या करना है। तो ये कुछ ऐसे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, बिल्कुल वैसे लेम एक्सक्यूज़ जो बेचारी लूमड़ी ने दिखाए थे उस वक्त जब उसे पता चल गया था कि अब अंगूर उसे नहीं पकड़े जाएंगे, तो उसने ये कहकर अपना रास्ता बदला कि अंगूर खट्टे। तो आप मान जाएं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप मान जाएं कि आप इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आप मान जाएं कि आप दुनिया में कोई काम के बंदे नहीं बन सकते, और आप मान जाएं कि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मान जाएं, तो इसलिए इंग्लिश वाले बहाने को छोड़ दें, लेकिन मान जाएं कि आप कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, आपकी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आपको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानना तो फिर जनाब ठीक है, ढीठ बने रहें, और फिर ये भी मान लें कि हाँ इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर समझे ठीक है, बात समझ आती है। तो इसलिए इंग्लिश का आना मैं तो कहता हूँ कि हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ज़रा अब कुछ आपके सामने बेसिक राइटिंग स्किल्स के ऊपर बात करूँगा, उनके साथ आपके सामने डिस्कशन करूँगा कि आपको लिखने के लिए क्या चीज़ आनी चाहिए, किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। टिप्स अबाउट राइटिंग स्किल्स, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बेटा याद रखें कि एक राइटर के लिए, लिखने वाले के लिए इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल बिल्कुल वैसी ही है, इफ़ेक्टिव कहते हैं मौसर अंदाज में, अच्छे अंदाज से लिखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। आप तब तक अच्छे नहीं बन सकते जब तक इफ़ेक्टिवली आप लिख नहीं सकते। इंग्लिश में अच्छे बनने के लिए इफ़ेक्टिवली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए आपको राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए। आप जैसे मैं मिसाल यहाँ पे अक्सर दिया करता हूँ कि एक शख्स था, वो गया ड्राइविंग सीखने के लिए,
और ड्राइवर को ये कहता है, जो सिखाने वाला था इंस्ट्रक्टर, उसे ये कहता है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है। तो वो कहता है ठीक है आ जाएं। वो फ़ीस सबमिट करवाता है, करवाने के बाद उसके साथ गाड़ी पे बैठता है। तो बैठने के बाद वो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे बताता है जनाब ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, इसे ब्रेक कहते हैं। कहता है वो सब छोड़ो 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 इसे, ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे बस गाड़ी चलाना सिखाओ। भाई मैं कैसे सिखा दूँ गाड़ी चलाना, वही तो सिखा रहा हूँ आपको। तो गाड़ी सीखने के लिए आपको क्या, गाड़ी की बेस का पता होना चाहिए, बुनियाद का पता होना चाहिए। जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी आए, गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपको जनाब जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी हो आप उसे मारेंगे ही, कुछ नहीं आप उसके साथ कर सकते। तो इंग्लिश के लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स और स्पेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स और स्पेलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। और अगर आप अच्छे अंदाज से लिखना चाहते हैं तो आपको रीडिंग और राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग और राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक स्टूडेंट आए मेरे पास, ये मैं इसलिए आपको तफसील में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपके स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, और एग्जाम्पल्स जब दी जाती हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मुझे कहता है सर मुझसे सही याद नहीं होती चीज़ें, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, याद नहीं होती चीज़ें सर, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैंने फिर उनके आगे बात की, मैंने कहा जी कि हमारी साइकोलॉजी कहती है कि जब आप एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, एक चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते क्या मतलब? मैं कहा भाई आपने अपने अंदर आदत डेवलप की है ना पढ़ने की, और जब आप अपने माइंड को कहते हैं नहीं आज पढ़ना है तो कहना पाइन किथे केड़ा पढ़ना, मुझे तो आपने इस चीज़ की आदत ही डाली तो मैं क्यों पढ़ूँ, मैंने तो नहीं पढ़ना, जो मर्जी हो जाए। तो वो फिर नहीं याद करता। तो कहता सर मैं क्या करूं? तो मैं कहा फिर आप आदत की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन को समझ लो, हैबिट की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन, साइकोलॉजी के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक आदत की क्या डेफिनेशन है? आदत की डेफिनेशन है कि हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आपको आसान लगने लगे, ये आदत है। अब आपको सबक ना याद करने की आदत है, अब आपको रात देर तक जागने की आदत है, अब आपको सुबह लेट उठने की आदत है, अब आपको पढ़ते वक्त सर दर्द की आदत है, क्योंकि आपने अपनी आदत कौन सी बना ली है? जिसने आपको पढ़ने से रोका, जिसने आपको रात को जल्दी सोने से रोका। आप बार बार रात को जल्दी नहीं सोए, बार बार नहीं सोए, यहां तक कि आपको आदत हो गई है रात को जल्दी ना सोने की। और अब जल्दी सोना है तो मैं क्या करूंगा? मैं बार बार सोऊंगा, बार बार सोने की आदत डालूंगा। यानी मैंने लेटना है भाई, जो मर्जी हो, नहीं नींद आ रही, मैं बिस्तर पे लेटना है, मोबाइल में हाथ नहीं मैं लाना, मैं बार बार जनाब इसकी आदत डालूंगा यहां तक कि मुझे ये करना आसान लगने लगेगा, मुझे आदत हो जाएगी। हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आदत हो जाती है उसकी। नमाज नहीं पढ़ी जाती, बार बार पढ़ो, यहां तक कि अब नमाज पढ़ना आपको आसान लगने लगे, आपको आदत हो जाएगी। आप में से कौन कौन है जिसे बाइक चलानी आती है? सभी होंगे, सभी होंगे तकरीबन। तो बाइक जब चलाते हैं ना हम लोग, पहली दफ़ा जब बाइक चलाई थी याद है किसी को? क्लच में ऐसे नपान लगे सोचने से, वो यार ध्यान ना, दूजा गेयर पाना बड़े ध्यान, हूं पाना दूजा गेयर, तीसरा गेयर, चौथा गेयर। और अब क्या है? अब क्या आपको सोचना पड़ता है गेयर डालने से पहले? सोचते हैं आप भाई? नहीं ना सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? आदत होगी। अब आपने काम इतना किया कि अब आपके लिए आसान हो गया, आपको आदत हो गई। किसी को पबजी की आदत होगी, कोई खेलता होगा, गेम खेलता होगा पबजी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पबजी का एक लफ्ज़ नहीं पता, मुझे पबजी की एब्रीविएशन नहीं पता ये क्या होती है। वो एक बंदा था, वो मुझसे ना बंदूकों की बातें कर रहा था कि सर ये स्टूडेंट था, सर ये बंदूक ऐसी होती है ऐसे। मैं कहा भैया आप तो बड़ा नॉलेज रखते हैं, कहाँ पे? क्या सर पबजी। उसे पता है सारा। क्यों पता है? क्योंकि उसने बार बार इसको देखा, बार बार इसमें इंटरेस्ट लिया, इतना लिया कि अब उसके लिए आसान हो गया, उसे आदत हो गई। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है उसको जानना। क्यों? क्योंकि मुझे आदत नहीं है। बात समझ रहे हो? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता साहब, मैं तो ये कहता होता हूं, आदत नहीं होती। ठीक है, हम नैले हैं, नलायक हैं। क्यों? क्योंकि हमने नलायक बनने की आदत अपनाई हुई है।
हमने बार बार हार्डवर्क होता क्या उसको सीखा ही नहीं, तो इस वजह से हमारे अंदर आदत नहीं है। तो राइटिंग के लिए आपने क्या करना है, अच्छी रीडिंग और राइटिंग के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है, यहां तक कि आपको उसकी आदत हो जाए, यानी आसान लगने लगे, आपको आदत हो जाए, आप उसको कर लेंगे। यहां तक कि अगर कोई भी नहीं है आपके साथ पढ़ने के लिए, आपका सुनने के लिए, आपकी तहरीर को पढ़ने के लिए कि आपने क्या लिखा, आप फिर भी प्रैक्टिस करें, फिर भी लिखें, फिर भी पढ़ें, जो मर्जी हो आप फिर भी पढ़ें। इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए आपके पास लैंग्वेज की कमांड होना ज़रूरी है, और लैंग्वेज की कमांड हासिल करना यकीन कीजिए बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश है, सबसे आसान, लेकिन हमें मुश्किल लगती है। अगली बात जनाब, एक इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए हमें बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमारी इम्प्रेसिव राइटिंग के अंदर, मुतासिर कुन राइटिंग के अंदर, शानदार राइटिंग के अंदर एक हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमें उस चीज़ का पता नहीं होता। अच्छा, अब हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गोल सेट करते हैं, हमारी आदत है, हमने एक ज़िंदगी के अंदर गोल सेट किया होता है। चलो फ़र्ज़ करते हैं कि आपने सीए बनने का एक गोल सेट कर लिया अपने माइंड में, और चलो जी आज क्यूएटी क्लास में ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने सीए कर लिया, मान लेते हैं जनाब आपने सीए कर लिया, और आप अब उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं जिसको अचीव करने का ख्वाब आपने सालों पहले देखा। लेकिन जब मैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ, आपने वो अचीव कर लिया जो आप अचीव करना चाहते थे, आप एक एग्जेक्टिव लेवल के अंदर पहुँच गए, और एग्जेक्टिव लेवल पे पहुँचने के बाद यकीन कीजिए कि आपकी हल्की सी बात भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे किसी दौर में हमारे एक बहुत ही बड़े एमबीए के डिग्री होल्डर, एक बहुत बड़े बैंकर, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट किया था कोरोना के डेज़ में। वो कौन थे मैं वो नहीं बताऊंगा। कोरोना के डेज़ में उन्होंने ट्वीट किया था, इतने बड़े एजुकेशनल मिनिस्टर हो के उन्होंने 2 से 3 गलतियां अपनी इस एक सेंटेंस के अंदर कर दी। और वो किन के मिनिस्टर हैं? एजुकेशन के, जो टीचर्स इनकी राह देख रहे होते हैं कि ये कब छुट्टियां देंगे या कब तनख्वाह देंगे, इनकी राह तक रहे होते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर मेहरबानी होगी तो इस तरफ से ही हो सकती है। तो उनसे ये गलती सरजद हुई, तो बताएं ये गलती उनसे सरजद हुई इतने बड़े लेवल पे जाके, तो क्या इसको छोड़ा जा सकता था? तो मैं भी नहीं छड़िया, फिर फाड़ लिया मैं, गलती यहाँ पे की। कोई आप में से जो बताया मुझे कि इन्होंने गलतियाँ क्या की हैं यहाँ पे, किसी को अगर याद पता लगता हो क्या गलती की होगी यहाँ पे। ये एक बहुत बड़े एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया था, और इस ट्वीट को तो जनाब बच्चों के दिलों की धड़कन थे ये, अगर आपको याद हो, ताड़े भी दिलों दी धड़कन रहे ने यार, बच्चों के दिलों की धड़कन थे, जान थे ये उनकी, ठीक है। लोग तो देख के वो छुट्टी वाली सरकार के नारे लगाना शुरू कर देते थे इनको देख के। तो यहाँ पे मैं टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि हेल्थ सिचुएशन वाज केयरफुली कंसिडर्ड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द क्लासेस, क्या लिखा हुआ है? क्लासेस, गौर करें क्या लिखा हुआ है? क्लासेस। क्लासेस है सिंगुलर वर्ड और प्लूरल? क्लासेस सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, ठीक है। क्लासेस अपियरिंग फॉर बोर्ड एंड कैम्ब्रिज, देखो बोर्ड की भी बात कर दी, कैम्ब्रिज की भी बात कर दी, और इधर से मैंने क्लासेस की भी बात कर दी, और इसके साथ मैं क्या लगा रहा हूं? क्या आना चाहिए था? आर, दैट आर। और ये किसने गलती की है? एजुकेशन मिनिस्टर ने। अच्छा, फिर उसके बाद विल रीओपन वो दूसरा था, वो इन्होंने वो डैश नहीं लगाई, बट एवर वो छोड़ दें, उसकी इतनी छोटी नहीं करते ना, ये तो और दूसरी बात है। तो यहाँ पे बात क्या है कि ये ऐसी गलतियाँ जब सामने आती हैं तो ये नहीं छूटती, ये गलतियाँ नहीं छोड़ी जाती। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में हमारे लिए नॉलेज अच्छा अंडरस्टैंड करना और चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम इन चीज़ों के नॉलेज को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसका मतलब है कि हम अपने हिस्से का पार्ट अदा नहीं कर रहे। हम काम, तो आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं एक एग्जांपल दिया आपको, जितने मर्जी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता। अच्छा जी, अब इंग्लिश के लिए हमें, बेसिक इंग्लिश के लिए किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अब मैं इसके ऊपर आपके सामने बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं,
ये जो दीवार आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 4 दीवारें, मुझे ये बताइए कि ये जो दीवार है ये क्या यहां से ही इसको स्टार्ट किया गया था बनाना? क्या बनाने का अमल यहीं से शुरू किया गया था? किसी को अगर थोड़ा बहुत इल्म हो तो वो कहेगा नहीं सर, पहले इसकी बुनियादें डाली गई थी। बुनियादें क्या कि जहां से ये दीवार है इससे तकरीबन 1 2 3 4 फुट नीचे से जितना बुनियाद मजबूत होगी उतनी ज़्यादा दीवार मजबूत होगी, वहां से इसका आगाज किया गया था। तो मतलब क्या हुआ कि जब एक दीवार बुनियाद के बगैर मजबूत नहीं हो सकती तो आपकी स्किल किसी एक लैंग्वेज के ऊपर बुनियाद के बगैर कैसे चल सकती है? उस बुनियादी स्किल को बेहतर बनाने के लिए, उस बुनियादी स्किल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंग्लिश की बेस को समझना पड़ेगा। इंग्लिश की बेस क्या है? इंग्लिश की बेस शुरू होती है हमारे बोलने से। बोलने से जब मैं बोलता हूँ, अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो बोलने के लिए अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो ये पूरी जो लाइन मैंने बोली है तो ये क्या था? एक जुमला था। तो हमारा इंग्लिश का आगाज़ ही सेंटेंस से होता है। किससे होता है? सेंटेंस से। तो आपको बेसिक ग्रामर के अंदर सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। याद रखें, सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो आपको एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट थॉट, किसी चीज़ के बारे में एक बात पूरी कर दे, उसे हम कहते हैं ये क्या है? सेंटेंस है। यानी आप याद रखें कि एक सेंटेंस के अंदर यूजुअली ये इसका एक फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता। तो सेंटेंस ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो इस सीक्वेंस के तहत होता है और आपको एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहा होता है, कंप्लीट सोच प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी बस बेसिक इसे समझ लीजिएगा, बाकी तफसील से मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सेंटेंस से हमें ये बात पता चली कि ऐसे जुमले जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें और जो आपको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करते हैं, हम कहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सेंटेंसेस कहेंगे। अब याद रखें कि सेंटेंस की कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग, तो ये कंप्लीट थॉट है। वो आ रहा है, बात समझ आ रही है। वो आ रहा है, बात समझ आ रही है। अगर मैं इसमें से ही को हटा दूं, इज़ कमिंग, तो समझ आ रही है बात की। मैं कहता हूँ ही कमिंग, समझ आ रही है बात की। ही कमिंग ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिन्होंने अंग्रेजी नहीं आती, वो फ्रेंच ਵਿੱਚ चीज़ों छोड़ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। आई कमिंग, यू कमिंग, यू सीइंग, आई सीइंग, समझ आई? यू लाफिंग, वाई लाफिंग, आई एम टॉकिंग, अंग्रेजी टॉकिंग, यू नॉट लिसनिंग, ऐसी चीज़ें। तो जब कंप्लीट थॉट नहीं होती तो फिर क्या होता है? ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कंप्लीट थॉट क्या होती है कि जहाँ पे हमें बात, पूरी बात बताई जाए, कंप्लीट थॉट दी जाए, हम कहते हैं कि ये क्या है? सेंटेंस है। तो दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन एट ऑल, ये भी क्या है? एक सेंटेंस है। क्या है जी? सेंटेंस है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात को जरा आगे बढ़ाते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा और समझते हैं। बेटा याद रखें कि एक जो सेंटेंस होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, ये बात आपने याद रखनी है। एक को हम नाम देते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को नाम देते हैं प्रेडिकेट। क्या मैंने बोला? पता नहीं केड़ी बुलाया, पहली बारी सुनी होनी तुसी। ये प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या है? अच्छा, सिंपल बात, सेंटेंस के अंदर जो मेन टास्क परफॉर्मर होता है ना, जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे हमने अभी पढ़ा था, क्या? ही इज कमिंग, यही पढ़ा था। ही इज कमिंग अभी पढ़ा था। अगर इसमें से मैं ही को ही निकाल दूंगा तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टास्क परफॉर्म करने वाला जब है ही नहीं है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का बादशाह, जुमले का बादशाह, जिसके बिना बाकी सब फजूल है, रियाया फजूल है, अगर रियासत सारी फजूल है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बात की कि जो सब्जेक्ट होता है वो मेन टास्क परफॉर्मर होता है, उसके बिना सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं बनता होता, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं वो क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट ही है, तो आप बताएं मुझे सर प्रेडिकेट क्या है? शाबाश,
इज कमिंग। ठीक है, तो इज कमिंग क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। अब जरा थोड़ा सा तफसील से समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन टास्क परफॉर्मर, काम करने वाला, बादशाह। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है ना उसके फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल और एक कंप्लीट। एक सिंपल सब्जेक्ट और एक कंप्लीट सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। मैं कहता हूं ही इज कमिंग, ही क्या है? एक शख्स है। मैं कहता हूं ही हु इज योर ब्रदर इज कमिंग। अब मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, ये ही कौन है। जहां पे सब्जेक्ट के बारे में बताया हो कि ये सब्जेक्ट कौन है जुमले के अंदर ही, तो हम कहते हैं वो क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट है। वरना क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट होगा। वरना क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट। अच्छा, मैं अगर कहूं शाइस्ता इज कमिंग, तो क्या शाइस्ता कंप्लीट सब्जेक्ट है? सवाल है। शाइस्ता कंप्लीट सब्जेक्ट होगा? दसो अल्लाह ले, क्या होगा? शाइस्ता कंप्लीट होगा सब्जेक्ट? शाइस्ता कंप्लीट होगा? आप कह रहे होंगे जी सर, ज़्यादा को मैं यही देख रहा हूँ, ज़्यादा यही बोल रहे हैं। तो जनाब बात यह है कि ये जो शाइस्ता है, किसी के लिए तो शाइस्ता जानने वाली होगी। मैनू की पता शाइस्ता कौन है? मुझे तो नहीं पता शाइस्ता कौन है। मैं कहता हूँ आपको शाइस्ता आ रही है, आपको पता शाइस्ता कौन है? जानता तो नहीं, पक्की बात है ना। शाइस्ता कौन? मैं तो नहीं जानता। ठीक है, तो ये शाइस्ता क्या है? सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जानता नहीं उसे। अब मैं कहता हूँ शाइस्ता हु इज योर नेबर इज कमिंग। वो जो तेरी मसाई है ना शाइस्ता, वो आ रही, समझ आ रही? अब ये शाइस्ता हु इज योर नेबर ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है ये बात? तो जनाब सिंपल और कंप्लीट सब्जेक्ट ये था। जरा इसको जरा पढ़ लें आप, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या कहलाता है। जरा देख लें। वर्ड सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया आपको। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ये है, आई एम स्टडिंग बुक्स और हर फ्रेंड्स हु वर इन द कॉलेज। तो हर फ्रेंड्स हु वर इन द कॉलेज ये क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट है। और आई सिर्फ क्या है? ये सिंपल सब्जेक्ट है। और याद रखें कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अब वो नाउन प्रोनाउन किस बला का नाम है पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ लें, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अगली बात जनाब, मैंने अभी आपके सामने प्रेडिकेट के बारे में बताया, सॉरी कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। भी आ रहा है, वो आ रहा है अभी आगे। सिंपल और कंप्लीट सब्जेक्ट की समझ आ गई ना मैंने क्या बोला? बस उसको ज़हन में रख लीजिएगा। अभी प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अगर आप ग्रामेटिकली उसकी डेफिनेशन देखें तो ग्रामेटिकल डेफिनेशन ये है कि प्रेडिकेट आपको बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, क्या रखता है या क्या महसूस करता है। यानी सब्जेक्ट के अलावा सारा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ये सादा सी बात है, आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। बस वो देसी तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे कहते हैं कंप्लीट, आप वो ज़हन में रखें। आई एम स्टडिंग द बुक्स, तो आई एम स्टडिंग द बुक्स क्या होगा? इसी तरह आर कमिंग टू नाइट, ये क्या होगा? मैंने आपको बता दिया। तीसरी एक और चीज़ है जिसे हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया और फिर उसके साथ अब ओ जो था, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है जी? ऑब्जेक्ट। ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर एक्शन होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी मैं कहता हूं कि अंकल आम खा रहे हैं, अंकल आम खा रहे हैं। अंकल क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो खाना उनकी एक्टिविटी होगी। क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। तो ये आम क्या है? वो काम है जिस पर एक्शन हो रहा है, खाने वाला। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेसिपिएंट या रिसीवर ऑफ द एक्शन। जिस पर एक्शन होता है उसे क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देख लें जी, ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, एग्जांपल्स भी हैं, ज़रा इसको भी आप जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। जल्दी देख लें, जल्दी, फिर आगे बढ़ें। जी तो भाइयों अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंसेस के ऊपर ही। जनाब आप याद रखें कि जो आपकी इंग्लिश है ना, आपकी इंग्लिश जो सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर, कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर, उनका एक नाम होता है। यानी आप ये ज़हन में रख लें कि आप अगर सेंटेंसेस को याद करना चाहते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो भी आपके सामने आ रही हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया ना अच्छी तरह, तो आपको इंग्लिश आ गई। वो चीज़ें कौन सी हैं? सब्जेक्ट,
इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। कंजंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इंटरजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। नाउन के बारे में पता होना चाहिए ये क्या है। प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए ये क्या है। यानी इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चल जाए, आप जान पाओ, तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आ गई। समझ लें कि इंग्लिश इन चीज़ों का नाम है जो आपके सामने है। इंग्लिश इन चीज़ों का नाम है जो कि आपके सामने है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ। मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग माई QAT क्लास। आई एम टीचिंग माई QAT क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे जो आई है, मैंने यहाँ पे आई ही क्यों लिखा? मैं इसकी जगह पे दे भी तो लिख सकता था, मैं इसकी जगह पे अकरम भी तो लिख सकता था, मैं इसकी जगह पे चेयर भी तो लिख सकता था, मैं इसकी जगह पे वॉल भी तो लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, इज लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। लिखने को तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैंने आई ही क्यों लिखा? क्योंकि ये आई एक ख़ास वर्ड है और इसका एक ख़ास मतलब है, इसलिए इसे सेंटेंस के शुरू में लिखा। समझ आई बात की? तो आई इसका मतलब है ये भी एक ख़ास मतलब या नाम रखता है। एम भी एक ख़ास मतलब या नाम रखता है। टीचिंग भी, माए भी, QAT भी, क्लास भी एक ख़ास मतलब रखता है और एक ख़ास नाम रखता है। इस वजह से इसे सेंटेंस में ख़ास जगह पर लिखा गया। जब हम जुमले बोलते हैं तो इन जुमलों के अंदर हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? अल्फाज का। किसका सहारा लेते हैं? अल्फाज का, वर्ड्स का। और ये वर्ड्स असल में हमारी इस सेंटेंस का पार्ट हुआ करते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसे नाम देते हैं आप इस पूरे सेंटेंस को नाम दिया जाता है गुफ्तगू का, यानी स्पीच का। ये मैंने गुफ्तगू ही की ना कि आई एम टीचिंग माई क्लास, ठीक है। तो स्पीच क्या है? गुफ्तगू, बातचीत, डिस्कशन, इलेबोरेशन वजाहत किसी चीज़ की। तो असल में ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? पार्ट्स हैं किसके? स्पीच के। और वो स्पीच क्या है? ये वाली सारे अल्फाज में हर एक एक लफ्ज़ एक पार्ट है किसका? स्पीच का। बात समझ आ रही है? तो जनाब यही बात यहाँ पर है, वो ये वाली कि हर लफ्ज़ स्पीच का एक पार्ट कहलाता है, इसलिए हम इसे एक ख़ास नाम देते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का। किसका नाम देते हैं? पार्ट। ये बात समझ आई है? अब ज़रा ये समझिएगा, आपको ये बात समझ आएगी, आप इसको समझ सकेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये जो मैं आपके सामने वर्ड्स लेके आया था ना पीछे, कि अगर ये आते होंगे तो इंग्लिश आ जाएगी, तो आपको ये जुमले बनाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, पता होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ जी। पार्ट ऑफ स्पीच असल में एक नाम होता है जो आप एक लफ्ज़ को देते हैं, लफ्ज़ को, वर्ड को देते हैं, जो सेंटेंस में अपना एक ख़ास पार्ट परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी ख़ास जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यानी देखें ना, आई है तो आई एक अपनी ख़ास जॉब परफॉर्म कर रहा है, एक ख़ास पार्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसी तरह माए, QAT, क्लास, टीचिंग, ये सारे अपना एक ख़ास नाम रखते हैं, ख़ास जॉब रखते हैं, इस वजह से उन्हें एक सेंटेंस में जगह दी गई है। समझ आ रही है बात की? तो वही बात कि पार्ट ऑफ स्पीच असल में एक नाम होता है जो आप एक लफ्ज़ को देते हैं सेंटेंस में, उसके पार्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे सेंटेंस है, फाइनली दे हैड बीन वेटिंग फॉर एवर फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक। फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक। अगर आप देखें तो इसमें फाइनली एक वर्ड है, दे एक वर्ड है, हैड बीन वेटिंग फॉर एवर फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक। तो ये सारे असल में क्या है? पार्ट्स हैं किसके? स्पीच के। यानी हर लफ्ज जो है वो अपना एक खास नाम रखता है जनाब। जैसे फाइनली है तो इसे कहेंगे ये इंटरजेक्शन है,
क्या, किस बला का नाम इंटरजेक्शन, बताऊंगा आपको। फाइनली क्या है, एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह दे, हैड, बीन, वेटिंग फॉर एवर, फॉर गुड फूड, फॉर एंड ड्रिंक, हर एक अपना एक खास नाम रखता है और सेंटेंस के अंदर अपने खास काम रखता है, खास जॉब रखता है। इसलिए हर वर्ड को हम कहते हैं कि ये पार्ट है इस पूरी स्पीच का। तो ये सारे लफ्ज मिलकर पार्ट्स बनते हैं किसके, स्पीच के। इसलिए तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ आ गई बात की, ये क्लियर है। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, सवाल अब ये पैदा होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जी, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। वो मैं पिछली लाइन पे वापस ले जाता हूँ आपको, ताकि आप वो ज़हन में रख लें। वो यहाँ पे देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच ये हैं जी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। इन दो के अलावा सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये वर्ब भी है, वर्ब भी है। सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ज़रा वो कौन कौन से हैं, एक दिन सर इनको पढ़ लो दोबारा, फिर मैं आपसे पूछूंगा ज़रा मुझे बताओ पार्ट ऑफ स्पीच के नाम पढ़ के कितने हैं, ज़रा देखें फिर मुझे बताएं। पढ़े सर, ज़रा बताएं मुझे कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाम बताएं। नाउन, प्रोनाउन, ये टोटल मिलके कितने होते हैं, ज़रा गिन के बताओ। आप बताओ, आप गिन के। 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 होते हैं, फिर सोच लो। 8 होते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स ये कहते हैं, कुछ ये मानते हैं कि जनाब जो आर्टिकल है ना, ये भी एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या मैंने बोला, आर्टिकल। वो कहते हैं कि आर्टिकल इज़ आल्सो अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन कहते हैं ज़्यादातर ये मानते हैं कि नहीं, ये प्रेपोजिशन का ही एक पार्ट है, प्रेपोजिशन का ही एक पार्ट है, इसलिए वो उसको सेपरेट नहीं कहते। अगर कोई कहे कि आर्टिकल इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, तो फिर टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हुए, कितने हुए, 9 हुए। और अगर आर्टिकल ना हुआ तो फिर कितने हुए, 8 हुए। बात समझ आ गई है, क्लियर। अब ज़रा मैंने इससे मुतल्लिक ना, इसी चीज़ से मुतल्लिक, ताकि आप इसको जान पाओ, मैंने इसमें एक पोइम बना दी। पोइम, अगरचे ये पोइम मैंने खुद भी लिखी हुई है, लेकिन ये वाली कॉपी की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, ठीक है। यानी अगर आपको ये पोइम याद हो गई ना, तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। यानी मिसाल के तौर पर ये जो नाउन है, इसका एक ख़ास डेफिनेशन है और ख़ास इसकी साथ फिर एग्जांपल है। जैसे लिखा हुआ जी, एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। ये पोइम पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये क्या कहलाती है, चीज़ क्या क्या है। नाउन के बारे में ये बस बात समझ लें कि नाउन क्या है। अभी बस बेसिक समझे, मैं आपको थोड़ा और तफसील से इंशाल्लाह बता दूंगा। नाउन के बारे में बस समझ लें कि दुनिया की हर चीज़ नाउन है जिसका कोई नाम है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, नाउन है। जैसे आ जाए, ये याद रखें कि ये जो वर्ड नाउन है ना, नाउन, ये लातीनी जुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला है। और नॉमन का मतलब होता है जी नेम। कौन सा नेम, एनी नेम। कोई भी नाम हो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, नाउन है। कोई भी नाम, चेयर क्या है, नाउन है। फैन क्या है, आइज क्या है, नाउन है। कोई भी चीज, मैं क्या कह रहा हूं, चीज, ऑब्जेक्ट, चाहे हमें नजर आए ना आए, लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए, बस हम क्या कहेंगे, वो क्या है, नाउन। ये जो प्रोजेक्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पार्ट के अंदर ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स को मैं पकड़ नहीं सकता, ठीक है। इस बॉक्स को मैं छू नहीं सकता, क्योंकि मैं कैसे जान, मैं तो स्क्रीन को छू रहा हूं। तो क्या ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं नाउन कहूँगा? शाबाश, ये एक नाम है, इसलिए मैं क्या कहूँगा, नाउन है, ठीक है। इसी तरह वर्ड, लफ्ज़, लफ्ज़ क्या कहलाएगा, नाम तो है ना। अच्छा, हवा,
क्या है? गुस्सा क्या होगा? नाउन होगा। गुस्से को तो हमने कभी देखा ही नहीं कि देखा है, देखा है ना? हाँ देखा है, मतलब जो मिसाल के तौर पे अभी ये भाई कह रहे हैं मैंने गुस्से को देखा, ये अभी ना कॉलेज से बाहर जा रहे थे तो सामने से गुस्सा गुजर रहा था, कहते एड्डा पैड़ा गुस्सा, मैं तो वापस आ गया मैं पढ़ूँ, ये तो गुस्सा ही बहुत पैड़ा था। अच्छा इसी तरह मैंने किसी ना उसको देखा, खुशी को, होना वो कोई और ना खुशी समझ लेना, मतलब खुशी से मुराद कौन सी खुशी है? वो जो भी आपके चेहरे पे आ रही है, आप सबके चेहरों पे। तो कह रहा है जी कि मैं ना खुशी को देखा, खुशी को देखो, वो इतनी खुशी, इतनी प्यारी खुशी, क्या बात है। मैं फिर कह रहा खुशी कौन सी है? मुस्कुराहट वाली। लेकिन हमने क्या कभी उसे देखा? मुस्कुराहट वाली खुशी को नहीं देखा। तो फिर इसका मतलब है कि इसका वजूद तो ना हुआ, ये तो बस एक इमोशन है, जज्बा है, ठीक है। गुस्सा, क्या कभी गुस्से को देखा आपने? गुस्से को देखा? गुस्से को इट सेल्फ कभी देखा? यार मुझ में गुस्सा नहीं है, जरा कोई आधा किलो गुस्सा ले आ दे बस, कभी हुआ ऐसा? नहीं ना। तो गुस्सा क्या है? एक इमोशन है, ठीक है। तो याद रखें कि जो इमोशंस हैं, चाहे इमोशंस हैं नजर नहीं आते, चाहे इमोशंस हैं नजर नहीं आते, लेकिन उनका नाम तो है ना, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? नाउन है। क्या कहलाएंगे? नाउन। तो अब नाउन क्या है? एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जो हमें नज़र आए या हमें नज़र ना आए, हम कहते हैं वो क्या है? नाउन है। वो क्या है? नाउन है। क्लियर है ये बात? डन है। आगे बढ़े। नाउन समझ आ गया। अब आपने ना अपने पास नोटबुक पे ज़रा लिख के रख लें, गल से ना कोई 10 नाउन्स लिख के लाने, जिसमें 5 वो हों जो नज़र आते हैं, 5 वो हों जो नज़र नहीं आते। या आपने 10 नाउन्स लिख के लाने ताकि पता चल जाए आपको आता है। नाउन के बाद अगला है जनाब प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं लिख सकता, उधर लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इधर ही आ रहा हूँ। हमारे कैमरे वाले भाई को इधर उधर आना पड़ रहा है बार बार, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। प्रोनाउन की अब बात करते हैं जनाब। प्रोनाउन, प्रोनाउन, अगर आप इस वर्ड प्रोनाउन को देखें, किसको? इस वर्ड प्रोनाउन को देखें तो ये वर्ड प्रोनाउन असल में दो चीजों से मिलके बना। किससे? प्रो से और नाउन से। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ की उर्दू क्या होती है? की जगह। क्या होती है? की जगह। तो किसकी जगह? नाउन की जगह। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं हम कहते हैं वो क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो हम कहते हैं वो क्या है? प्रोनाउन है। जैसे के ही, शी, इट, दे, यू, व्हाट, विच, दीज, दोज, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। बात समझ आ गई? ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं हम कहते हैं ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। अब आपका यहीं पे भी एक और टास्क आ गया। घर से आपने कोई से 15 प्रोनाउंस लिख के लाने हैं जो इनके अलावा हों, जो इनके अलावा हों। मैं तो आपके नोट्स भी साथ साथ बनवा रहा हूँ, रिसर्च करो, देखो, नोट्स बनाओ, फिर आपके इंग्लिश के नोट्स बने होंगे, फिर आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, आप चीज़ों को समझ लेंगे। तो आज हम जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेट नेम फॉर अ नाउन। क्या? अल्टरनेट नेम फॉर अ नाउन। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो हम क्या कहते हैं? उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर ये बात? अंडरस्टैंड है? अच्छा, प्रोनाउन के बाद हमारे पास अगली चीज है जी एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। क्या नाम है? एडजेक्टिव। मैंने एड नहीं बोला, डी इसमें साइलेंट है। एडजेक्टिव क्या नाम है? जरा बोलो 3 बारी, जरा 2 बारी हो बोलो, स्वाब हो जाएगा। क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? नाउन प्रोनाउन क्या है वो तो समझ आ गई ना। जो नाउन और प्रोनाउन को मजीद बताए ना वो एडजेक्टिव है। जैसे 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 मैं कहता हूं ही इज अ
बॉय। बॉय क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की जुबान बोलनी है मेरे साथ। बॉय क्या है? शाबाश। बॉय क्या है? नाउन। मैं कहता हूं ही इज अ बैड बॉय। ही इज अ बैड बॉय। तो यहां पे बैड क्या है? इस नाउन को मजीद बता रहा है कि हो जाए नाउन, खूबी खामी, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बता रहे हों, हम या उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहे हों, खूबी खामी ने तो दूर छाड़ दो, मजीद एक्सप्लेन कर रहे हों, हम कहते हैं वो क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। आपने घर से कोई 10 सेंटेंसेस लिख के लाने हैं कि जिनमें नाउन या प्रोनाउन के साथ, जिनमें कम से कम 4 प्रोनाउन के साथ और 6 नाउन के साथ अल्फाज सेंटेंस हों कि जो कि एडजेक्टिव हों। 10 सेंटेंसेस लाजमी लिख के लाने हैं आप। यह आपने पहला आपका ये टास्क होगा। अच्छा, अब आते हैं जनाब, ओए होए होए, बड़ी अहम चीज़ जिसका नाम क्या है? वर्ब। बड़ी अहम चीज़ वर्ब को ना, वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा एक 40 मिनट्स का लेक्चर देना है आपको, लेकिन अभी मैं आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। वर्ब होता है किसी चीज़ की एक्टिविटी। क्या होती है? किसी चीज़ की एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी समझ लो, एक्टिविटी और एक्शन, ये क्या है? क्या है? नलैको, पार्ट ऑफ स्पीच ज़बान बोलो मेरे नाल। क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस नाउन से मैं इस नाउन को आगे ले जा रहा हूं और मैं इस नाउन से ये ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये नाउन क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। नाउन क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। तो ये जो ड्रॉ करने वाला काम है, असल में ये इसका एक्शन है। क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन है। मुंह बंद, अब मैं बोल रहा हूं, तो बोलना क्या है? एक्शन। आंखें बंद, अब मैं देख रहा हूं, देखना क्या है? एक्शन। पंखा बंद अगर हो, मुझे तो गर्मी लगेगी इसलिए मैंने नहीं अभी करना, एसी चल रहा है लेकिन वो स्वाद नहीं है, लेकिन खैर। तो मतलब क्या है कि वो देखें, पंखा अगर बंद होगा तो वो क्या होगा? अपनी जगह पे होगा। पंखा क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़ुबान में नाउन होगा। अब ये पंखा चल रहा है तो क्या होगा? एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन होगा। तो बात हमने यहाँ से ये निकाली, बात हमने की, चीज़ें नॉन होती हैं और चीज़ों का कोई एक्टिविटी करना, किसी सरगर्मी को करना, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब की क्या डेफिनेशन हुई इससे? तो वर्ब की ये डेफिनेशन है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन और एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या? मौजूदगी किसी चीज़ की। जैसे ही इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ मार्कर। एग्जिस्टेंस है, मार्कर की मौजूदगी है। देयर इज़ अ मार्कर। तो यहाँ पे जो इज़ है ये शो कर रहा है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, है, कोई चीज़ है। तो एग्जिस्टेंस को जो शो करे या एक्टिविटी को शो करे, मैंने कहा तफसील से मैं 40 मिनट्स का लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। अभी बस ये समझ लें कि चीज़ों की एक्टिविटी या चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन का परफॉर्म होना, हम कहते हैं वो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। आपने कोई से 5 नाउन लिखने हैं और उन 5 नाउन्स की कोई एक्टिविटी साथ, ठीक है, वर्ब उनके साथ, ठीक है। तो ये आपकी इसके साथ ये होमवर्क हो गया। आगे आते हैं जनाब, वर्ड है जी एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। मैं इस एडवर्ब को वहां पे लिखूंगा, व्हाइट बोर्ड जिंदाबाद। मैं आता हूं जी हमारे व्हाइट बोर्ड साहब के पास और इन्हें मैं कहता हूं मुझे बताएं जी एडवर्ब क्या है। तो व्हाइट बोर्ड साहब, मैंने आपके पास लिख दिया एडवर्ब। तो व्हाइट बोर्ड, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से देखें, तो ये एडवर्ब 2 चीजों से मिलके नहीं बना हुआ। कौन से? एड और वर्ब। जैसे प्रोनाउन किससे मिलके बना था? प्रो और नाउन से। एड का मतलब क्या होता है? इजाफा करना। यही मतलब होता है ना, इजाफा करना। किस में इजाफा करना? वर्ब में। क्या बात है भाई, तो सीधे लैग हो गए हो। तो ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें या वर्ब को मजीद बताएं,
हम उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? एडवर्ब। वो क्या है? एडवर्ब। वो क्या है? एडवर्ब। अच्छा, जैसे मैं कहता हूं दे लाइक एप्पल्स, दे लाइक एप्पल्स। इसमें मुझे बताएं लाइक क्या है? पसंद करना। अच्छा। अब मैं आगे कहता हूं इन द गार्डन, इन द गार्डन। लाइक को एप्पल्स, लाइक यहां पे था ना, लाइक, इसके साथ मैंने क्या कर दिया? इन द गार्डन। क्या यूज किया? इन द गार्डन। तो ये क्या कर रहा है? लाइक के ऊपर, लाइक पसंद करता है कहाँ? इन द गार्डन। तो ये लाइक के मीनिंग में इजाफा किया इस चीज़ ने, ठीक है। किसके मीनिंग में? इसमें। चलो मैं इसको और आसान कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना रहे। दे ईट एप्पल्स, खाना, खाना। अब खाना कहाँ? इन द गार्डन। तो ये ईट के मीनिंग में क्या चीज़ इजाफा कर रही है? इन द गार्डन। तो ये क्या कहलाएगी? एडवर्ब। क्या कहलाएगी? एडवर्ब। अच्छा, आगे फिर मैं ये भी कहता हूं सिटिंग इनसाइड, सिटिंग इनसाइड। अब मैंने क्या किया कि इन द गार्डन को मजीद एक्सप्लेन कर दिया, क्या कह के? सिटिंग इनसाइड। क्या कह के? सिटिंग इनसाइड। मतलब ये वाले वर्ड के मीनिंग में इजाफा किसने कर दिया? सिटिंग इनसाइड ने। तो याद रखें, ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। और इसी तरह एप्पल केड़े केड़े रंग दे होंगे ने? ग्रीन, रेड और गोल्डन भी होते हैं, येलो वो भी होते हैं, बिल्कुल। चलो मैं ये कह देता हूं जी, दे ईट रेड एप्पल्स, दे ईट रेड एप्पल्स। रेड क्या है? क्या बात है, रेड क्या है जी? एडजेक्टिव है। अब मैं कहता हूं लाइट रेड, यानी थोड़े थोड़े रेड, बहुते रेड ना हो, थोड़े थोड़े हो। लाइट रेड एप्पल्स। यहां पे ईट है, ईट के साथ क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले मैंने क्या कर दिया? उसको एडजेक्टिव को मजीद एक्सप्लेन कर दिया। क्या किया? एडजेक्टिव को मजीद एक्सप्लेन किया। कुछ समझ नहीं ना आ रही? जानबूझ के नहीं बता रहा। डेफिनेशन पे आओ। अब ज़रा डेफिनेशन जब आपके सामने आएगी ना, तो फिर तुझे कहना अच्छा सर हूँ आ गई जे समझ। लो जी, क्या लिखा हुआ है? वर्ब, एडवर्ब और हूँ में दसो लाइट की ये थे, क्या है? लाइट रेड लिखा हुआ है। तो लाइट क्या है? क्या है? एडवर्ब है। और यहां पे रेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो ऐसे अल्फाज जो, अब जरा समझ लेते हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब के मीनिंग में, खुद एडवर्ब के मीनिंग में या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करें, हम कहते हैं वो क्या है? एडवर्ब हैं। वो क्या है? एडवर्ब है। बात समझ में आ गई? यानी उनको मजीद बताएं, उनके बारे में मजीद बताएं, हम कहते हैं वो क्या है? क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? 4 सेंटेंसेस जिनमें जो है ना एडवर्ब की डेफिनेशन आती होगी, वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, फिर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और फिर एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। 4 सेंटेंसेस आपने करने हैं। कितने? 4। क्लियर है ये बात? डन है? एडजेक्टिव तीनों। ये समझ आ गई है जनाब सबको? आ गई समझ? चलो जी नेक्स्ट, कंजंक्शन। व्हाइट बोर्ड साहब हाजिर हो, आते हैं हम व्हाइट बोर्ड के साथ। कंजंक्शन वर्ड है जी। अब ये देखिएगा जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं कंजंक्शन। अच्छा, रेलवे जंक्शन का क्या मतलब होता है? जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है आपस में मिलाने में। कन जंक्शन, कन का मतलब होगा जनाब आपस में, और जंक्शन का मतलब क्या होगा?
मिलाना। क्या मतलब होगा? ऐसे अल्फाज जो आपस में मिलाने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो आपस में मिलाने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। बात समझ में आई है? अच्छा, उसके लिए एक नाम याद रख लो। ए में लिखने लगा, FANBOY और S। क्या बना ये सारा? फैन बॉयज। अच्छा, इसमें ये जो महाशय F हैं, A हैं, N हैं, B हैं, O हैं, Y हैं और S हैं, इनका एक ख़ास खास नाम है। आइए ज़रा उनको पढ़ लेते हैं। F से मुराद है जनाब 4, A से मुराद है एंड, N से मुराद है नॉर, B से मुराद है बट, O से मुराद है और, Y से मुराद है येट और S से मुराद है सो। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजंक्शंस हैं। आपका टास्क क्या है? कंजंक्शन क्या है पहले ज़रा सुन लें। जो दो जुमलों को आपस में मिलाएं, दो जुमलों को भी, वर्ड्स को भी मिला सकते हैं, वर्ड्स को भी मिला सकते हैं, सेंटेंसेस को भी मिला सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो मिलाने का काम करें उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो मिलाने का काम करें, कंजंक्शन। आइए अब ज़रा स्क्रीन से पूछते हैं कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो स्क्रीन बाजी कहेंगे कि बाजा कहेंगे? सॉरी, लड़का कहेंगे, क्या कहेंगे? फीमेल है ना, स्क्रीन है ना, फीमेल्स है। मुंडे में तो बहुत पता होता है फीमेल है कि मेल है, यही तो काम होता है जानना, और तो अलावा की होता है जालमो। कंजंक्शन क्या करता है जी? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम करता है। क्लॉजेस क्या होते हैं? समझो जुमले ही होते हैं। क्या होते हैं? जुमले ही होते हैं। तो क्या होते हैं ये? जो आपस में मिलाने का काम करें हम कहते हैं ये क्या है? कंजंक्शन है जनाब। कंजंक्शन ये जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, आपका टास्क ये है कि आप इनके अलावा कोई से 10 कंजंक्शंस और लिख के लाएंगे। इनके अलावा कोई से 10 और कंजंक्शन मुझे लिख के चेक करवाने हैं आपने। इनके अलावा कोई से 10 कंजंक्शन और आपने मुझे चेक करवाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशन। असल में ऐसा प्रीपोजिशन कुछ बोलते हैं। आते हैं दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड के पास। उधर जाएं या इधर रहें? उधर जाएं, इधर आ सकते हैं, लेकिन कितना बुरा लगेगा ना एडवर्ब के बाद कंजंक्शन में फिर प्रेपोजिशन इधर लेके आ रहा हूँ। चलते हैं उधर, जगह है, हमें वो कह रहा है जगह है तो मेरे पास आओ, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ उसकी बात। तो आज सुनते हैं प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन क्या है? आओ जरा इसके इस रात से भी पर्दा उठा ही देते हैं। तो जनाब प्रेपोजिशन असल में इत्थे भी दो चीज़ां आ गई हैं। कौन कौन सी? प्री और पोजीशन। प्री और पोजीशन। पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन मुकाम, जगह, हालत, ठीक है, मुकाम, ठीक है, असल में ये भी यूज किया जाता है। तो प्री का मतलब होता है जनाब पहले, और पोजीशन किसे कहते हैं? हालत। यानी जैसे कि मैं कहता हूं जी मार्कर, मार्कर, ये मैं कहता हूं इधर ऑन द हैंड के इन द हैंड। पहले क्या था, अब क्या है? बिसाइड। अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? तो ये सारा क्या है? पोजीशन है। किसकी? मार्कर की। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। अब समझ आपको समझ आ जाएगी। ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ पोजीशन को बताएं, हम कहते हैं वो क्या है? प्रेपोजिशन। आप बैठे हो कुर्सी के ऊपर, इन के ऑन। हाँ, दो नहीं, एक बाजू में भी इंज होंगे। अब आप जो है ना इसके अंदर घुसे थे ना, इसमें घुसे, इन और ऑन, इन और ऑन का वर्ड यूज होता है, ठीक है। वो जब मैं आपको प्रेपोजिशन करवाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। ए लिख लो, चंगा ताड़े ज़हन च रहेगा, फिर तुम्हें को जो आएगा सामने, अच्छा ये था, फिर कभी नहीं भूलेगा। हमारी साइकी है ना ये, जब एक चीज़ का नहीं ना पता होता ये क्या है तो भूलेगी नहीं। दस्सा तो सही है कि सी, ठीक है, ये है क्या था,
ठीक है, तो वो बंदे को ज़्यादा समझ आ जाती है। तो प्रेपोजिशन क्या है? मैंने कहा था चीज़ों की पोजीशन, तो चीज़ों को क्या कहते हैं भाई? क्या बात है भाई, अब मेरे इधर तो बच्चों को आना शुरू हो गया है, गुड भाई। तो प्रेपोजिशन क्या है? जो मॉडिफाई करेगा, क्या ये ऐसा फ्रेज है जो एक मॉडिफायर या नाउन के तौर पे काम करता है। मॉडिफाई क्या होता है? किसी चीज को एक शक्ल के अंदर ढालना, उसे मॉडिफाई कहते हैं। यानी मैं तो अंदाजा ना की है, समझ लो बस, डेफिनेशन नहीं आनी था पेपर च, लेकिन समझना तो जरूरी है ना हमारे लिए। जब तक समझेंगे नहीं तो वो चीज हम करेंगे कैसे सही? प्रेपोजिशन समझ आ गई? अच्छा आगे आओ, इंटरजेक्शन। अच्छा आप नहीं यार, कल वाली बात नहीं मैंने करनी, कुछ पुराने वक्तों में जाते हैं। कभी एक प्लेयर हुआ करता था जो 3 साल बाद कोई एक छक्का मारता था, ठीक है, और हम एकदम देखा था, वाओ कहते थे, एकदम हम ऐसे कहते हो भाई ये क्या हो गया, ठीक है। वो कभी होता है 3 साल बाद कोई चलता होता था एक दफ़ा, कौन था छोड़े, नाम नहीं लेंगे हम, उसका नाम ना लें बस, पाकिस्तान के बंदा था, ठीक है। और भाई छक्का उन्हें कितने बेचारे ने मारना होता कदी कदी करके, खैर तो वो जब भी मारता तो शॉट कैसी पोता होंदा सी, ठीक है, एवं असं मशहूर करता उन्होंने। हुण ओहदा भी की क्या है उसका, वो जो आजकल टीम में है वो, उसका क्या लगेगा, वो दमाद और वो ना नहीं लगता, दसो एन जी, उसका दमाद हुआ ना फिर वो, तो वो भी आजकल फिर है, ठीक है कि नहीं। मैं लगता है भी असर हो गया आजकल, लग मुझे यही रहा है। खैर तो जनाब हमारे जज्बात का इजहार असल में कहलाता है इंटरजेक्शन। क्या? हमारे जज्बात का इजहार कहलाता है क्या? इंटरजेक्शन, ठीक है। हुर्रा, ओ, आउच, ठीक है, इसी तरह वाओ, ये सारे अल्फाज क्या हैं? इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन कहलाएंगे। तो इंटरजेक्शन से मुराद होता है हमारे अल्फाज का, हमारे जज्बात का इजहार। समझ आ गई है बेसिक डेफिनेशंस चीज़ों की? अच्छा आपको समझ आ गई होगी ना, तो इसके बाद अब मैं आपके सामने एक पोइम लेके आ रहा हूँ जनाब। ये पोइम अगर आपको आ गई ना, अगर ये पोइम आपको आ गई तो पार्ट ऑफ स्पीच आ गई। ये वाले करने के बाद फिर पोइम आ गई तो पार्ट ऑफ स्पीच आ गया आपका। तो जनाब अब इस वक्त मैं आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहा हूं इन फॉर्म ऑफ अ पोइम। इन फॉर्म ऑफ अ पोइम कैसे? कि एक पहले जो सेक्शन होगा उस उधर डेफिनेशन लिखी होगी और आगे एग्जाम्पल लिखी होगी। डेफिनेशन और आगे एग्जाम्पल। अब मैं आपके सामने पोइम पढ़ने जा रहा हूं, सिर्फ पोइम पढ़ूंगा, जरा इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पोइम पढ़ रहा हूं, जरा ये देखिएगा। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. In the adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. इसी तरह most verbs mean action, something done. To read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out heed, an exclamation point must follow me. That was a point. इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सारी डेफिनेशन है, ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये वाली पोइम मेरे ख्याल से आपको तो अपने छोटे बहन भाइयों, भतीजों, नवासियों बांधे रहेंगे नहीं रिश्ते, मुझे इतने पता पर जो भी नहीं, यानी सारे तुम दस सकते हो और अपना टैकअप बिठा सकते हो, और जिसे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं बड़े शानदार किस्म के। समझ आ रही है बात की? तो इस तरह से आपने इसको याद करना है। ज़रा एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे आप लोग? पढ़ोगे कि घबराओगे? कि पढ़ लोगे? थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मैं मान लूँ पढ़ लोगे, ठीक है। चलो फिर मैं पढ़ने लगा, मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। पहले वाला हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, दूसरा आप पढ़ लीजिएगा, या पहला आप पढ़ेंगे दूसरा मैं पढ़ूँ? पहले मैं पढ़ लूँ, डन। पहले आप पढ़ लेते हैं, चलो डन हो गया जी। ओके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दोबारा पोइम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है
ओके जी, दोबारा पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे आप और सेकंड पार्ट पढ़ूंगा मैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, 0। As field and fountain, street and town, as he and she can clap their hands, as magic wand or bridal ring, as to read and write, to jump and run, as quickly, slowly, badly, well, as in the street or at the station, sentences, words, phrase and phrase, heed, an exclamation point must follow me। तो जनाब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन हमारा हो गया ख़त्म। यानी अगर आपको इस पार्ट ऑफ स्पीच का सेक्शन अच्छे तरीके से पता लग गया तो आप बड़े ही अच्छे अंदाज से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब ज़रा यहाँ तक का ये जो दूसरा हमारा पोर्शन था, दूसरा सेक्शन था, वो यहाँ पे हुआ इख्तिताम पज़ीर। अब आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ तक के सेक्शन को बड़े अच्छे अंदाज से देखेंगे और ये करने के बाद अगला काम हमारे पास क्या है जनाब, अभी छोटा कहाँ है, अगला ये है कि मुझे आपने ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखानी है और मैं ये देखना चाहूँगा कि आप कितना जानते हैं। खुद करनी है सॉल्व, अच्छे अंदाज से सॉल्व करनी है। 5 मिनट पढ़ें, पढ़ने के बाद मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि ये क्या है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है कि क्या है। ठीक है, कोशिश करने से सब कुछ होता है क्योंकि प्रैक्टिस से बार बार। तो आप इसको करके मुझे अभी चेक करवा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव 10 मिनट्स ब्रेक नाउ। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इसे कवर कर लिया होगा और इसमें ज़रूर देख भी लिया होगा कि क्या क्या गलतियां हैं, लेकिन मैं आपके सामने ज़रा आंसर शेयर कर लेता हूं ताकि आप चेक करें और अगर कोई इशू आप लोगों को आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ से इस लेक्चर से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बेसिक ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं, और आपको पता होगा कि ग्रामर के अंदर हमने पढ़ा था कि आपको पता होना चाहिए अबाउट वर्ब, एडवर्ब एंड कंजंक्शन। तो ये वाला सेक्शन हम इसको कवर कर चुके हैं अपने इस पहले लेक्चर में। तो आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से देखना है, अंडरस्टैंड करना है। इन एक्सरसाइजेस के अलावा जो मॉडल पेपर के अंदर एक्सरसाइज आपके मौजूद हैं, जो आपके पास मौजूद हैं नोट्स, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा और कोई इशू हुआ तो मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज़ का आंसर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।